Income under the head house property. Under section 22 to section 27. Okay, should I give you the very quick recap? क्योंकि काफी डिसकंटिन्यूएशन हो चुका है क्लासेस के बीच में. Yes, sir. बहुत छोटा सा रिकैप दूंगा. मैंने आपको सबसे पहले डिस्कस किया था व्हाट इज द हाउस प्रॉपर्टी. इसके बारे में हमने डिस्कस किया व्हाट इज हाउस प्रॉपर्टी, और हमें समझ आया हाउस प्रॉपर्टी होती क्या है. हमें समझ आया हाउस प्रॉपर्टी एक बिल्डिंग है, यानी एक प्रॉपर्टी है. बिल्डिंग, इट्स अ प्रॉपर्टी comprises building or land appertaining thereto. ये हमें समझ आया था. This was the very first discussion we had on house property part. Thereafter हमने देखा section 22, and I hope you all know the section 22. What is section 22? This is nothing but what? Charging section. Very good. चार्जिंग सेक्शन. एक सेक्शन के बारे में हमें समझ आया कि we have to calculate annual value of the property, right? Annual value of the property under section 23. हमने देखा इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और हमें समझ आया प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है. ठीक है, विच इज बिल्डिंग एंड और लैंड और टेनेंट देयर. ठीक है, एंड द ओनर द एसएससी हु विल बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. एसएससी कौन होगा? जो प्रॉपर्टी का ओनर है. और ओनर कैसा हो सकता है क्लास? ओनर कैन बी अ रियल ओनर, डीम्ड ओनर. डीम्ड ओनर. इसे हम सेक्शन 27 में देखेंगे. ये थियरी पार्ट है. आफ्टर गिविंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, यानी एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन होगा आफ्टर गिविंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 24. आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, और मैंने लास्ट क्लास में ही एक्सक्यूज मी सर, मुझे सर खुशी को एंट्री दे दो सर. अभी एक दो बच्चे अभी बच रहे हैं, वो रह गई थी अभी, उसके रीज्वाइन कर रही है. थैंक यू सर. तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे. देखिए, मैं आपको रिकैप इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज काफी डिसकंटिन्यूएशन हो गया है क्लासेस में. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दिस रिकैप ऑफ व्हाटएवर वी हैव डन इन द लास्ट क्लासेस. तो देखिए, अब बिल्डिंग एंड लैंड अपरटेनिंग देयरटू किसे कहा जाएगा? मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था. इफ आई ट्रीट दिस पार्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एज हाउस प्रॉपर्टी एंड दिस पार्ट इज लैंड, तो इसे बिल्डिंग एंड लैंड अपरटेनिंग देयरटू नहीं कहा जाएगा. इसे कहा जाएगा लैंड अपरटेनिंग देयरटू बिल्डिंग. एम आई क्लियर क्लास? यस. Yes, sir. यस सर. हाँ, क्योंकि यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी लैंड के साथ अटैच नहीं है, राइट? यहाँ पर लैंड हाउस प्रॉपर्टी के साथ अटैच है, इसलिए दिस विल नॉट बी टैक्सेबल. दिस लैंड इज नॉट, द इनकम फ्रॉम दिस लैंड इज नॉट गोइंग टू टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इट मीन अंडर सेक्शन 22. बट अगर मैं इसे हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट करता हूँ और इसे लैंड ट्रीट करता हूँ, तो उस केस में इसे जरूर कहा जाएगा बिल्डिंग अपरटेनिंग देयरटू, बिल्डिंग लैंड अपरटेनिंग टू. इसका मतलब कि हाउस प्रॉपर्टी के साथ एक लैंड का पार्ट अटैच्ड है. आई होप दिस आइडिया इज क्लियर. हमें सबको क्लियर है ये बात? ठीक है, यस सर. ओके गुड. अब हम बच्चे बात कर लेते हैं. देखो, मैं थोड़ा सा स्लो रहूंगा आज इन मतलब
तो प्लीज बेयर विद इट, क्योंकि मुझे काफी सर दर्द है आज सुबह से, तो इस वजह से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बीच में बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सेक्शन 23 में हमने देखा कि हम कैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो मैं वो नहीं बताऊंगा कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। इसमें आपको याद होगा, वी कैलकुलेट रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, राइट, विथ फेयर वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू एंड स्टैंडर्ड रेंट। उसके बाद वी कंपेयर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट विद एक्चुअल रेंट, ठीक है। उसके बेस पर आपका आता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? एनीवन बताइए। नो सर। नहीं, ठीक है। अगर आप इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करें, इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करें, तो आपके पास क्या आएगा बच्चे? एंड द एंडिंग रिजल्ट इज नेट एनुअल वैल्यू व्हिच इज दिस। सबको क्लियर है यहाँ तक? ठीक Yes, है। sir. उसके बाद बच्चे हम अप्लाई करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। सेक्शन 24 ए की डिडक्शन क्या है बताइए? 30% of net annual value. वेरी गुड, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, ये 30%, ठीक है। And thereafter we have section 24B deduction, which is nothing but, what is it? Interest, On loan. Interest on loan. Very good. borrowed capital. Very interest on loan. It means borrowed capital. अच्छा, किस पर्पस के लिए है ये borrowed capital? What's the purpose of Let this out. borrowed? नहीं, For construction or acquiring of house property. yes, it could be construction, acquisition, repair, maintenance, anything, right? Interest on loan section 24B is exhaustive deduction, ठीक है। इसलिए अगर आप रिपेयर के लिए भी लेते हैं वो भी आप सेक्शन 24B में ही क्लेम कर सकते हैं। अगर आप एक्विजिशन के लिए लेते हैं, आप कंस्ट्रक्शन के लिए लेते हैं, तब भी आप सेक्शन 24B में क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें समझ आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आपको याद होगा रिकवरी ऑफ अनरिलाइज्ड रेंट, याद है? इन केस इफ यू रिकवर अनरिलाइज्ड रेंट, रिकवरी ऑफ अनरिलाइज्ड रेंट, या बैट कर देंगे, याद है? नहीं है क्लास? Yes, sir. कितना करेंगे? 70%. 70% ऑफ इट, और वो मैंने आपको लॉजिक के साथ बताया था ऑफ दिस वैल्यू। इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई बिलीव, ठीक है। ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, and thereafter the value will have which is income from house property, right? क्लियर है क्लास? बताइए। Yes, sir. दिस इज Yes, इनकम sir. फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वैल्यू कैलकुलेट हो गई है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। अच्छा, मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ। आपको कोई बैकग्राउंड में आवाजें तो नहीं आ रही ना? हेलो, थोड़ी सी आ रही है बस. अच्छा एक सेकेंड। मम्मी धीरे बात करो, धीरे बात करो। ओके, इसके बाद हमने बच्चे बात की थी इनकम फ्रॉम। देखिए आपको पता होगा व्हेन वी टॉक अबाउट द हाउस प्रॉपर्टी कैन बी द लेट आउट प्रॉपर्टी एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ऐसा कि इसमें भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। इसका मतलब आप उस प्रॉपर्टी में खुद रहते हैं। आप जिस प्रॉपर्टी में आप खुद रहेंगे उस हाउस प्रॉपर्टी का आपका नेट एनुअल वैल्यू निल आता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो फार सो गुड? सबको समझ आ रहा है? तो how many properties can be treated for an individual HSC? How many properties can be treated as self-occupied property? The answer is what? बताइए। Answer is Unlimited. unlimited. Two. So Two two. or two. Two, not unlimited. Two properties self-occupied.
ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पुरानी बुक पढ़ रहे हैं, पिछले 2 साल पुरानी बुक पढ़ रहे हैं, तो वहां पे 1 मिलेगा, जो गलत है बिल्कुल। अभी चेंज हो चुका है। इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड, इसका मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। और ये कितनी हो सकती है? मैक्सिमम, मैक्सिमम है फॉर मैक्सिमम 2 houses, for maximum 2 houses the property can be, maximum 2 houses can be considered as सेल्फ ऑक्यूपाइड। इसके पीछे लॉजिक मैंने बताया था। जिन प्रॉपर्टी में आप रहेंगे, जिन प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट मानती है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, इसका मतलब क्या है? उन प्रॉपर्टी से आप कुछ इनकम अर्न नहीं कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ रेंट, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, राइट? दिस क्लास Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। तो क्या मुझे बताने की जरूरत है कि ये भी 0 होना चाहिए? यहाँ पर ये भी 0 होना चाहिए, बताइए। Yes, sir. होना चाहिए. बिल्कुल होना चाहिए। Now, as far as the municipal taxes part is concerned, can we get the Not municipal applicable. taxes reduction? Not available. ये भी क्लियर है? Not available. अगर आप 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। Yes, nil. इसका मतलब क्या है बच्चे? Net annual value of self-occupied property can be, and it will always be nil. Am I clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Good, very good. अब इसके बाद बच्चे हम देखेंगे सेक्शन 24A की रिडक्शन, विच इज nil 30% ऑफ एनएवी। 30% ऑफ एनएवी जो होगी nil, नहीं मिलेगा, क्योंकि 0 का 30% 0 ही होगा। नाउ सेक्शन 24B, विच इज इंटरेस्ट ऑन on borrowed capital. इंटरेस्ट ऑन borrowed capital. Now the question is, this section 24B calculation, which we are going to discuss in today's class only, how much is there any limit for interest on borrowed capital in case of the self-occupied property? Maximum 2 lakh. 2 lakh. Exactly. It is maximum rupees 2 lakh, 2 लाख तक का आपको इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल का क्लेम ले सकते हैं, और रुपीज 30,000 या मैक्सिमम 30,000 का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा ये है कि कुछ कंडीशंस हैं। if you satisfy those conditions, then the maximum 2 lakh rupees of interest on borrowed capital under section 24B in case of the self-occupied property can be claimed, लिया जा सकता है। लेकिन अगर आप उन कंडीशंस में से एक भी कंडीशन फुलफिल ना करें, या कोई एक कंडीशन फुलफिल करें, बाकी कंडीशन फुलफिल ना करें, तब भी आपको मैक्सिमम 30,000 ही आपको मिलेगा। Am I clear? सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक। अब वो कंडीशंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि एग्जाम्स में वो कंडीशन पूछी जाती हैं। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू लुक इनटू दोस कंडीशंस कि व्हाट आर दोस कंडीशन which the SSC has to fulfill in order to have the maximum 2 lakh rupees deduction. I think ये वाला पार्ट हमने नहीं किया था। किया था हमने एक बार? No, sir. नो सर, नहीं किया। तो अब हम वो बात कर लेते हैं। 3 कंडीशंस की बात है, 3 कंडीशंस है, बहुत इजी है। एग्जाम में आपको ये कंडीशन अलग से नहीं पूछी जाएगी, बट न्यूमेरिकल में कंडीशन होगी, जरूर होती है। तो आपको कंडीशंस याद रखनी है। व्हाट आर दोस 3 कंडीशंस? द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज, जो भी आपने लोन लिया है ना, किस पर्पज के लिए लिया है? देखिए, लोन आपने किस पर्पज के लिए लिया है? क्या आपने एक्विजिशन के लिए लिया है, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है? आंसर इज, अगर आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए का डिडक्शन चाहिए, मैक्सिमम इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर 2 हाउसेस, तो इस केस में आपको जो लोन आपने लिया है, लोन ऑन बोरोड कैपिटल, द लोन इज टेकन फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन, और एंड भी हो सकता है एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन पर्पसेस ओनली। समझ आया क्लास? समझ आया? यस सर। यानी जो आप लोन ले रहे हैं, वो आप 2 ही पर्पसेस के लिए लें, या तो आप घर बनाएं या हाउस प्रॉपर्टी बिल्ड करें, या हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लें, यानी पुरानी कोई हाउस प्रॉपर्टी बाय कर लें। इसका मतलब ये है कि क्या आप रिपेयर के लिए लें या मेंटेनेंस के लिए, तो आपको 2 लाख का नहीं मिलेगा। आंसर इज नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप ये लोन लेते हैं फॉर द एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन पर्पसेस ओनली,
only then this maximum 2 lakh rupees deduction is permissible in case of self occupied property. ठीक है बच्चे? Yes, sir. ठीक है, गुड. अब हम बात कर लेते हैं लोन इज टेकन. लोन इज टेकन, लोन की डेट भी है. लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर, या तो इस पर्टिकुलर डेट को लिया जाए या इस डेट के बाद. इसके पीछे रीजन है 1998 का जो बजट था, सॉरी 1999 का जो बजट था, उसमें ये कंडीशंस परमिट की गई थी. ये कंडीशंस को इंसर्ट किया गया था ऑन सेक्शन 20 ऑफ सेक्शन 24 भी. इसलिए ये जो कंडीशंस है वो उस पर्टिकुलर ईयर से इफेक्टिव है. यानी लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999. यानी आपने अगर लोन इस दिन या इस दिन के बाद से लिया है, आपके लोन का जो एक्विजिशन है, अप्रूवल डेट जो होती है लोन की, इफ इट इज रिटर्न ऑन योर लोन अग्रीमेंट, द अप्रूवल डेट इज एज ऑन 1 अप्रैल 1999 और लेटर, तो उस केस में बचे क्या होगा, आपको मैक्सिमम 2 लाख का मिल सकता है. आप पूछें सर अगर एक दिन पहले हो, लोन अप्रूवल डेट 31 मार्च 1999 हो, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा. एम आई क्लियर? Yes, sir. ठीक है. लास्ट कंडीशन है बच्चे, कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड. ये मेरे पास नोट्स हैं, आज मैंने छोटे से नोट्स बनाए हैं कुछ, बहुत ही छोटे से नोट्स हैं, वो आपको चाहिए होगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा. कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर. देखिए एक्विजिशन की नहीं बात है, क्योंकि एक्विजिशन तो आप ऑब्वियसली एक्विजिशन में टाइम नहीं लगता. तो टाइम पीरियड इज मेनली फॉर द कंस्ट्रक्शन पार्ट. कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड, यानी हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 years. Within 5 years from the last date, from the last date of financial year in which loan was taken, in which loan was taken. यानी जिस साल आपने लोन लिया उस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे से 5 ईयर आप ऐड कर लो. ठीक है. एंड द हाउस शुड बी कंप्लीटेड विद इन दैट 5 ईयर टाइम पीरियड ओनली. एम आई क्लियर क्लास? ठीक है. Yes, sir. यस सर. एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा. मान लीजिए आपका जो लोन अप्रूवल हुआ है, फॉर एग्जांपल आपका लोन अप्रूवल हुआ, लोन अप्रूवल डेट दी गई है, लोन अप्रूवल डेट है 1 जुलाई 2001, ये क्वेश्चन में डेट है. ठीक है. तो आपका कंस्ट्रक्शन कब से कितने टाइम में पूरा होना चाहिए जिसमें आपको 2 लाख की डिडक्शन मिल जाए. ठीक है. तो आपका कंस्ट्रक्शन पूरा होना चाहिए फ्रॉम दिस फाइनेंशियल ईयर. अगर हम बात करें द फाइनेंशियल ईयर इज 2001-2002. यस और नो? Yes, sir. इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे क्या होगा बताइए, 31 March 2002. यानी कैलकुलेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर व्हिच इज 31 मार्च 2002. यानी कि कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी 31/3/2002 से लेकर 5 साल. 5 साल कितने होंगे? 31st March 2007. यस, एम आई क्लियर क्लास? ठीक है. Yes, sir. ठीक है. आपको कंस्ट्रक्शन इन 5 सालों में कंप्लीट करना पड़ेगा. अगर आप कंस्ट्रक्शन 5 सालों में कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा, 30,000. एम आई क्लियर? अभी भी अच्छे से क्लियर है बातें? Yes, sir. ठीक है. तो आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस को लेकर. दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो हाँ जी बोलिए. सर आपने जो फर्स्ट कंडीशन लिखवाई थी इसमें आपने रिपेयर्स के बारे में क्या बताया था? बच्चे आप देखिए, अगर आपने रिपेयर के लिए लिया, आप अपने घर की मरम्मत कराना चाहते हैं और आपने जो लोन लिया है वो किस लिए लिया है, कि आपके घर के मेंटेनेंस के लिए. एम आई क्लियर? ठीक है. यस सर. और वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि द प्रॉपर्टी हैज टू बी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एंड यू हैव टेकन द लोन फॉर द रिपेयर पर्पसेस. तो आपने बच्चे का रिपेयर पर्पसेस के लिए लिया है और आपकी कैलकुलेशन आई से अंडर सेक्शन 24B 42,000.
या 42,000 का क्लेम करना चाहते हैं, लेकिन आपको 42,000 नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा मैक्सिमम कितना, 30,000। 30,000। ठीक है, यस सर। हाँ, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को लेके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि एग्जाम्स में these question specifically if I talk about the technical questions or the more complicated questions, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में और आपके न्यूमेरिकल्स में ये ऐड होंगे। ठीक है, तो अगर आपके न्यूमेरिकल्स में ऐसा कोई भी पार्ट आता है तो आपको पता होना चाहिए इनके साथ डील कैसे करना है। जैसे मैं बात करूं, ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है ना बच्चे, सेक्शन 24B की जितनी भी कैलकुलेशन होगी, वो कैलकुलेशन किस बेस पर होगी, वो कैलकुलेशन होगी ड्यू बेसिस पर। समझ आया, किस बेसिस पर, ड्यू बेसिस पर। इसका मतलब क्या है, बताइए, ड्यू बेसिस का मतलब क्या है? सर जब एग्री हो जाता है। हाँ, यानी कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया उस फाइनेंशियल ईयर में, इंटरेस्ट आपका ड्यू हो गया बट आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया, तो क्या आपको इसका डिडक्शन मिलेगा? यू गेट दैट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B? यस सर। बिल्कुल यस। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ड्यू होने पे बेसिस है, यानी आपको जो डिडक्शन मिल रही है अंडर सेक्शन 24B, वो मिल रही है ड्यू होने पर, एक्रू होने पर। इससे फर्क नहीं पड़ता उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कि आपने पे किया है या नहीं किया है। अगर वो एक बार ड्यू हो जाएगा तो आपको जरूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, चाहे आपने पे किया हो या ना किया हो। इज दैट क्लियर? यस। यस सर। इंटरेस्ट ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है आप लोगों को। और म्युनिसिपल टैक्सेस का किस बेस पे था, बताइए? पेमेंट। Payment basis. पेड बेसिस, वेरी गुड। कुछ चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, पेड बेसिस एंड द पेमेंट हैज टू बी डन बाय होम, ओनर ओनली। यस, हाँ, ओनर यानी एसएससी ने पे किया हो तभी। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज, डिडक्शन इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 24B, किस बेसिस पर, ड्यू बेसिस पर, ड्यू बेसिस पर अवेलेबल है। अच्छी बात है, ये काफी, ये रिलीफ है एक तरह से। ठीक है ना, डिडक्शन इज नॉट अलाउड ऑन इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, मान लीजिए आपका कोई इंटरेस्ट था, द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है, आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया। अब बैंक्स क्या करते हैं, इफ यू आर नॉट पेइंग इंटरेस्ट ऑन टाइम, व्हाट दे विल डू, दे विल चार्ज, दे स्टार्ट चार्जिंग सर चार्जेस। उन सर चार्जेस को कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। मान लीजिए आपका 2 लाख का इंटरेस्ट था, ठीक है, 2 लाख का इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया और बैंक ने उस पर 10,000 का सरचार्ज लगा दिया, यानी फालतू पैसा लगा दिया कि भाई आप इंटरेस्ट पे करोगे तो आपको 10,000 और पे करना पड़ेगा। तो द टोटल अमाउंट यू आर गोइंग टू पे इज 2,10,000। यस और नो? यस। Yes, sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन इज कि जो 10,000 आप पे कर रहे हैं, क्या उसका डिडक्शन ले सकते हो? बिल्कुल नहीं ले सकते। आपको किसी फी या पेनल्टी की कभी भी डिडक्शन नहीं मिलती है, किसी भी क्लोज में आप देख लीजिए इनकम टैक्स में, आपको सिर्फ एक्चुअल इंटरेस्ट की पेमेंट का डिडक्शन मिलेगा, यानी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नॉट परमिटेड। ठीक है क्लास, कोई प्रॉब्लम Sir, can you बताइए? repeat this? बच्चे, फॉर एग्जांपल आपकी सेक्शन 24B की कैलकुलेशन आई, और सेक्शन 24B की छोड़ो, आपकी कैलकुलेशन आती है, यू आर सपोज टू पे 1,80,000 interest to the financial institution from whom you have taken this loan, 1,80,000। अब आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया टाइम पर, तो आपके इस इंटरेस्ट के ऊपर कुछ इंटरेस्ट और चार्ज होगा, विच इज नोन एज सर चार्जेस। ठीक है, सर चार्जेस कह सकते हैं, पेनल्टीज कह सकते हैं, वो लगी एक तरह से, और वो लगी एट द रेट पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट, एट द रेट पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट, एंड द कैलकुलेशन कम्स 15,000 विच इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। आप कहेंगे कि ठीक है, मेरी जेब से जाएगा 195, तो मैं 195 का डिडक्शन ले लूँ, क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा 195 का, आपको मिलेगा सिर्फ 180 का। ठीक है, Okay, sir. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस,
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yeah, Ishika, go ahead. हाँ जी इशिका, am I audible? समझ आ रहा है? Yes, sir. ओके, क्या बताया मैंने, बताइए. So you were talking about the deductions and self-occupied properties. Okay, and the last part was the very last thing which we discussed. Sir, I don't. Hmm? You don't know? No, sir. So the last thing which I remember is that maximum 30,000 in the other case. बच्चे क्लास में ध्यान लगाओ. मिस गोयल, ठीक है? हाँ जी. Yes, sir. नहीं लगा रहे हो आप ध्यान. ध्यान लगाओ क्लास में. अगर आप क्लास ले रहे हैं इसका मतलब आपको क्लास लेनी है. फिर आप लोग एंटर कर लेते हैं क्लास में, उसका कोई फायदा नहीं है बच्चे. वो चीजें मैं बाद में आपसे वाइवा में पूछूंगा, आप कैसे बता पाएंगे? है ना, नहीं बता पाएंगे ना. तो अगर आप क्लास ले रहे हैं, यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप प्लीज क्लास लीजिए. अब इससे ज्यादा मैं आप लोगों को बोल नहीं सकता कुछ. और आप खुद एक अच्छी खासी एज के लोग हैं. आई मीन यू मस्ट ऑल बी 20 और 19, जो भी आपकी एज है, आपको समझ आता है ना? राइट. So I hope this 1,80,000 part is clear to all of you. Yes. Yes, sir. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, विच इज interest paid on fresh loan. Interest paid on fresh loan to repay the existing loan. To repay the existing loan. आपने क्या किया बच्चे? आपने एक फ्रेश लोन लिया. आपने एक लोन लिया हुआ था, फॉर एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक से, एंड द लोन अमाउंट वाज 10 लाख. आपने लोन लिया हुआ था, ठीक है? और उसका कुछ इंटरेस्ट था, फॉर एग्जांपल एट द रेट 7% इंटरेस्ट, ठीक. अब आपने क्या किया? इन ऑर्डर टू रीपे दिस 10 लाख रुपीज, यू हैव टेकन अनदर लोन, यू हैव टेकन अ फ्रेश लोन. वो आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपने एनबीएफसी से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से ले लिया, ठीक है? एट द रेट, फॉर एग्जांपल कुछ भी, इट कुड बी 8% आपने लिया. तो बच्चे आप बताइए, आपने इस लोन को पे करने के लिए आपने फ्रेश लोन लिया है? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. ठीक है. अब आपने ये तो पे कर दिया, ये तो राइट ऑफ हो गया, यानी आपको इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं. बट आपको द लोन विच यू हैव टेकन फ्रॉम द एनबीएफसी एट द रेट 8%, अब इनको भी तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना. ये सुन लो. Yes, sir. तो क्या इसकी डिडक्शन मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी. सेक्शन 24B में इट इज परमिटेड. यानी कि इंटरेस्ट पेड ऑन फ्रेश लोन टू रिपे द एग्जिस्टिंग लोन इज परमिटेड. Am I clear? Yes, sir. ठीक है. तो ये पॉइंट बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है और स्टूडेंट्स को इस पे ध्यान रखना होता है. कोई फर्क नहीं पड़ता वट एवर द इंटरेस्ट पेमेंट. और थोड़ी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है. मान लीजिए पीएनबी का इंटरेस्ट इन्होंने इन मिड ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर के 6 मंथ्स में आपके पास ये लोन था, फाइनेंशियल ईयर के 6 मंथ्स में, बाकी 6 मंथ्स में ये लोन था, तो कैलकुलेशन आप 6 मंथ्स की कर लेंगे. इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है? तो ये परमिटेड है, ठीक है? द लास्ट पार्ट, एनी ब्रोकरेज पेड टू एक्वायर द लोन. आपने कोई ब्रोकरेज पे की, आपने कोई मतलब टेबल के नीचे वाली कोई रिश्वत दी, यानी आपने कोई मतलब एडजस्टमेंट करके कोई पेमेंट कर दी, या आपने कुछ फेवर कर दिया किसी का, या आपने कोई ब्रोकरेज दे दी, तो क्या वो अलाउेबल होंगे? आप खुद सोचिए, होंगे? नहीं होंगे सर. बिल्कुल नहीं होंगे. एनी पेमेंट इन रिलेशन टू एक्विजिशन ऑफ लोन, लोन से रिलेटेड कोई भी पेपर वर्क आपका हुआ है,
कोई भी ब्रोकरेज हुई है, कोई भी किसी भी तरह की पेमेंट आप अलाउबल नहीं अंडर सेक्शन 24 पे। एनी ब्रोकरेज पेमेंट TC not permitted. ठीक है बच्चे, एवरीवन? सर हाँ जी बोलिए। सर ये वाला लास्ट वाला पॉइंट एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ओके, राखी राइट या इप्सम? निशा सर। अच्छा निशा, ओके। निशा देखिए, मान लीजिए आपने कोई लोन लिया और ये रियलिटी है, इट्स अ वेरी ओपन रियलिटी, वी ऑल नो दैट। इन केस इफ यू वांट टू गेट अ लोन, हाउस लोन स्पेसिफिकली, तो आपको कुछ ना कुछ ब्रोकरेज देना पड़ता है। ब्रोकरेज देना पड़ता है या मैनेजर्स को आपको एक अच्छा खासा एक अमाउंट ऑलरेडी पे करना होता है, जिससे कि आपका लोन जल्दी प्रोसीड कर दे, यानी वो लोन आपको जल्दी से अप्रूव कर दे। ठीक है, तो ऐसी कोई पेमेंट जो ब्रोकरेज फॉर्म में हो, कोई ऐसी पेमेंट पेपर वर्क की फॉर्म में हो, कोई स्टैम्प ड्यूटी की फॉर्म में कोई भी पेमेंट हो, किसी तरह का आपका लीगल पेमेंट हो, वो सारा का सारा उस लोन से रिलेटेड जितने भी आपके एक्सपेंडिचर्स हैं उनका क्लेम आप नहीं ले सकते। ठीक है निशा? यस सर। ओके फाइन। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छे से सारी चीजें क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ठीक है, देखिए अगर कोई प्रॉब्लम है प्लीज फील फ्री टू आस्क, आप बहुत आराम से पूछ सकते हैं, बिकॉज आज मेरा ये टारगेट है कि मैं आपका हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट करा दूं। कुछ थियरी के छोटे छोटे पार्ट होंगे, वो तो बाद में हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, बट मेन प्रैक्टिकल पार्ट जो है आपका वो आज कंप्लीट हो जाए। सबको समझ आ रहा है अच्छे से? Yes, sir. देखिए सब प्लीज सारे स्टूडेंट्स मुझे बताइए, जितने भी आप लोग क्लास ले रहे हैं, क्योंकि Yes, मैंने sir. एक बार ये थर्ड वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए प्लीज। which one? Third point. Paid on fresh loan to repay Yes, the sir. existing loan, which इसका मतलब है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेकन अ न्यू लोन, ठीक है, आपका एक न्यू लोन है, वो आपने लिया, वो क्यों लिया आपने न्यू लोन? इन ऑर्डर टू पे बैक द एग्जिस्टिंग लोन। जो पुराना लोन लिया था आपने, उसको पे करने के लिए आपने न्यू लोन लिया। ठीक है, और जो आप न्यू लोन लेंगे दिविशा, उस पर भी तो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा ना? Yes, sir. तो उस इंटरेस्ट को जो आप पे करेंगे, दैट इज ऑल्सो परमिसिबल अंडर सेक्शन 24 भी, उसका भी डिडक्शन आपको मिलेगा। ठीक है? Okay, sir. ठीक है, तो एवरीवन अच्छे से? Yes, sir. गुड, वेरी गुड। नाउ अच्छा, खुशी है क्लास में? खुशी? यस सर। समझ आ रहा है खुशी आपको? जी सर आ रहा है। बिल्कुल अच्छे से? यस सर अच्छे से ही आ रहा है, मतलब बिल्कुल, एक वेरी बार गुड। खुद पढ़ लेंगे तो आ जाएगा सर। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बस ये एडवाइस जरूर करूंगा, आप क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर द वे इट इज रिटन इन द ग्रीश हाउस बुक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बिल्कुल, क्योंकि इवन आई वाज रीडिंग एंड आई यूज्ड टू रीड द बुक्स सेवरल टाइम, द डिफरेंट बुक्स। तो जितना मुझे समझ आया है, हाउस प्रॉपर्टी थोड़ा सा बुक्स में समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट है। काफी ऐसी चीजें हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको लगेगा कि हमने नहीं किए, और जब न्यूमेरिकल्स देखेंगे यू विल सी कि हाँ हम इसे ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं आपसे यही आपको एडवाइस करूंगा कि आप बुक से ज्यादा रिलाई ना करें हाउस प्रॉपर्टी पार्ट को, आपको ज्यादा टाइम लगेगा। आप इन क्लासेस को थोड़ा कंटिन्यू करके देख लें अच्छे से, तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा सब। अभी तक जितना भी हमने पोर्शन किया उसमें आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व अ फ्यू न्यूमेरिकल्स ऑन दीज थिंग्स। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कुछ केसेस की। अब हम कुछ केसेस देख लेते हैं, यानी डिफरेंट केसेस, डिफरेंट सिनेरियोस हम देख लेते हैं। अच्छा, आपको स्क्रीन शॉट लेना है, आप ले सकते हैं। टेकन सर। नेक्स्ट, ओके, कुछ केसेस हैं मेरे पास। केसेस, show you those cases first. Okay. The very first case, case number 1.
These are 5 house properties. This is house number 1, house number 2, house number 3, house number 4, and house number 5. The nature of these house properties are: the very first house property, which is these all house properties are owned by a single person, Mr. X. ये Mr. X की संपत्ति है, ये सारी उनकी हाउस प्रॉपर्टीज। ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है। Second property, the house property number 2, he has been using this property for his own business, अपने ही बिजनेस को आगे चलाने के लिए काम में ले रहे हैं। This house property is the let out property. The third house property is the let out property, which is being used for it is given for the business purposes. किराए पे दी है लेकिन वो business purposes के लिए दी गई है, यानी जिसको भी किराए पे दी गई है वो business इसमें अपना business चला रहे हैं, ठीक है। House number 4 is the let out property. Sorry, the house number 4 is another self-occupied property. Another self-occupied property. In this house number 1, he lives in the entire financial in the last previous year. He was there in this house property for a period of 10 months. 10 months थे यहाँ पर ये, ठीक है। 10 महीने यहाँ पे रहे, 2 महीने यहाँ पर रहे, 2 months. And the last property was a vacant property. पूरे साल खाली पड़ी रही ये property, vacant property, ठीक है। Entire. अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हाउ टू डील विद सच क्वेश्चंस वेयर वी हैव द डिफरेंट हाउस प्रॉपर्टीज, हाउ वुड वी ट्रीट द अदर टाइप ऑफ एवरी प्रॉपर्टी इन डिफरेंट वेज, ठीक है। आप मुझे बताइए कैसे कैसे ट्रीट करना चाहिए द हाउस प्रॉपर्टी नंबर 1, हाउस प्रॉपर्टी 2, 3, 4 एंड 5। Think about it. Excuse me, sir. मुझे बोले सर मेरे को कहीं जाना है सर, आई हैव टू लीव द क्लास। सर अगर अटेंडेंस हो तो आप देख लेना प्लीज। आपका नाम क्या है? सर प्रज्ञा टंडन, 83717। आप ऐसे करो, सीआर को बता दो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके बच्चे। ओके बताइए, मुझे जल्दी से बताइए। सर क्या बताना है? ये बताना है कि कैसे ट्रीट करेंगे अलग अलग प्रॉपर्टीज को। अच्छा मुझे फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी का बताइए कैसे ट्रीट करना चाहिए। नो टैक्स। ओके जीएवी जीरो होगी इसकी। हाँ जी बोले। जीएवी नील होगी फर्स्ट वाले की। अच्छा फर्स्ट वाले की जीएवी नील होगी, ठीक है। ये आपके आंसर्स है, मैं अपने आंसर्स नहीं बता रहा। आई होप मोस्ट ऑफ यू आर सीइंग दिस। द हाउस नंबर 1 should have the GEV 0, yes or no? Yes. ठीक है, okay. What about second, own business, the property in which he is having his own business, इसका क्या होगा? ये तो पीजीबीपी में देखेंगे ना। पीजीबीपी इस बिजनेस, इस हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम जो भी है, जो भी डिडक्शन अंडर सेक्शन 28 होगी, which is PGBP. सेक्शन 28 is the charging section of PGBP, ठीक है। तो ये ट्रीट होगा पीजीबीपी में, ये तो बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है। ये हाउस नंबर 3 कहाँ ट्रीट होना चाहिए? हाउस प्रॉपर्टी में सर। हाउस प्रॉपर्टी में ट्रीट होना चाहिए, क्यों? क्योंकि लेट आउट है बिजनेस पर्पसेस के लिए। देखिए लेट आउट बिजनेस पर्पसेस के लिए किया गया है, तो इसका मतलब ही हाउस प्रॉपर्टी में ट्रीट होगा एज लेट आउट प्रॉपर्टी। यस और नो? लेट आउट। Yes, sir. Yes, sir. अब हमारे पास सर ये 3 लेट आउट के नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा है आपने? लेट आउट बिजनेस, BUZ मैंने शॉर्ट में लिख दिया, BUZ, इट्स बिजनेस, ठीक है। Now house property 1, house property 4 and house property 5, these properties are in question. इनका हमें पता लगाना है कि इनमें से
अच्छा, आप सबको क्या लगता है कि दो प्रॉपर्टीज इसमें से सेल्फ ऑक्यूपाइड होनी चाहिए? नो, ऐसा लगता है? Yes, sir. Yes, sir. दो प्रॉपर्टीज तो सेल्फ ऑक्यूपाइड होंगी, ये तो क्लियर है। एवरीवन, सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन वो दो प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी जो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे? क्या लगता है? शुड आई कंसीडर हाउस 1 and 3. हाँ जी, 1 and 4. 1 1 and and 4। 4. 1 and 4, आप कह रहे हैं कि 1 and 4 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना चाहिए और हाउस प्रॉपर्टी 5 को क्या मानना चाहिए? Deemed let out. डीम्ड लेट आउट मानना चाहिए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। There are three properties: house number 1, house number 4, and house number 5. Although you do not actually stay in house number 5, you are staying in house number 1 and house number 4. But still, income tax, it says it is on discretion of the SSC. Yes, it is on the discretion of the SSC कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड, दो प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान ले, किसी भी दो प्रॉपर्टीज को, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर वो हाउस प्रॉपर्टी 1 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहा है और हाउस 5 को भी सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेगा, यानी वो शो करता है, तो हाउस प्रॉपर्टी 4 विल ऑटोमेटिकली बी कंसीडर एज डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। एम आई क्लियर क्लास? यस, Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. बट इन केस अगर वो हाउस 1 and 4 को मानेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, if he shows that house 1 and house 4 they are the self occupied, then house 5 will automatically become the deemed let out property। ठीक है, तो any combination is permitted, any combination, and we all know कॉम्बिनेशन किस बात पे डिपेंड करेगा? जैसे मैंने बताया था, एक समझदार एसएससी उसी प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानेगा जिनका रेंटल वैल्यू आरईआर हायर होगा। यस और नो? उसी Yes, को sir. मानना चाहिए ना, राइट? अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम दिल्ली? काफी लोग हैं दिल्ली से? Yes, sir. अच्छा, कितने लोग हो आप दिल्ली से? क्योंकि मैं अब कुछ एग्जांपल यूज करूंगा। अच्छा, जैसे निशा, ईशिका, सृष्टि, मानसवी, आश्रिता, लवन्या, ठीक है, तो ये सारे स्टूडेंट्स, सॉरी, राशि एज वेल। ठीक है, तो देखिए अब मैं कुछ जगह के, हाँ जी, हेलो, सर मेरे फोन में हैंड रेज का ऑप्शन नहीं है। अच्छा, व्हाट्स योर नेम? राखी। अच्छा, राखी, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। आई होप यू ऑल विल गेट द आइडिया, वेरी गुड आइडिया। द हाउस नंबर 1, द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन where कहाँ पर? ओके, जीके ठीक है, हाँ जी, कहाँ पर? जीके सर। जीके, चलो ठीक है, जीके कर देते हैं, जीके ग्रेटर कैलाश। ठीक है, नाउ द सेकंड हाउस प्रॉपर्टी नंबर 4, ये हाउस प्रॉपर्टी हम कर देते हैं, मान लेते हैं यमुना पार। ठीक है, यमुना पार एरिया, यमुना पार मतलब ईस्ट दिल्ली। ठीक है, now the house property number 5, it is in South X। okay, what do you think? Only the Delhi Height can answer this? तो फर्स्ट एंड फिफ्थ को लेना चाहिए। फर्स्ट एंड फिफ्थ फर्स्ट एंड फिफ्थ को क्या मानना चाहिए? सेल्फ Self ऑक्यूपाइड। occupied. सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना चाहिए, राइट? देखिए, इसके पीछे रीजन क्या है, मैंने जगह के नाम इसलिए लिखे हैं कि द प्रॉपर्टी इज इन जीके एंड द प्रॉपर्टी इन द साउथ एक्स, द नोशनल रेंट ऑफ दीज प्रॉपर्टी वुड बी वेरी हायर और हायर इन कंपैरिजन टू द हाउस प्रॉपर्टी नंबर 4, क्योंकि यमुना पार में जो प्रॉपर्टीज है उनका नोशनल रेंट इतना नहीं होगा जितना जीके एंड साउथ एक्स की प्रॉपर्टीज में होगा, बिकॉज दे आर इन द कोर साउथ दिल्ली। ठीक है, तो आपको इसी तरह से डिसाइड करना है, एक समझदार एसएससी की तरह आपको यही डिसाइड करना है कि जिन प्रॉपर्टीज का नॉशनल वैल्यू ज्यादा है, मैं उसको बोल दूं कि उसमें रहता हूँ, चाहे भले ही मैं ना रहता हूँ। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी, एक समझदार एसएससी हाउस नंबर 1 एंड हाउस नंबर 5 को क्या शो करेगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, एंड हाउस 4 विल ऑटोमेटिकली बिकम व्हाट? वैकेंट। डीम्ड लेट आउट। किसी को भी कोई प्रॉब्लम इसमें? किसी को भी? No, sir. गुड, वेरी गुड। तो आगे चलें। फर्स्ट केस सबको क्लियर है किस तरह से ट्रीट करना है अलग अलग प्रॉपर्टीज को? ठीक है, नेक्स्ट यस सर। नेक्स्ट केस हम देखेंगे।
अब हम केस नंबर 2 की बात करेंगे. वी विल डिस्कस नाउ केस नंबर 2. ये केसेस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में ऐसे केसेस आते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने को मिलेंगे. अब हम मिस्टर वाई की बात करेंगे. ही हैज अ हाउस प्रॉपर्टी. एक हाउस प्रॉपर्टी है कुछ इस तरह से, जैसे दिल्ली जैसे एरिया में आप देखते होंगे अपार्टमेंट्स होते हैं, या आपने कुछ प्रॉपर्टीज देखा होगा जो बाइफरकेटेड रहती है. तो ये प्रॉपर्टी कुछ इसी तरह की प्रॉपर्टी है. द प्रॉपर्टी लाइक दिस. The property is like this. ये कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज हैं जिसमें ये प्रॉपर्टी का पार्ट है, पूरा का पूरा एक घर है, यानी पूरी की पूरी एक ही हाउस प्रॉपर्टी है. दिस पार्ट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड. यहाँ पे जो मकान मालिक है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये पार्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड है. 3 BHK मान लेते हैं इसे. इट्स 3 BHK एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो 3 BHK. एक जैसी साइज के लग रहे हैं, बट दिस पार्ट इज लेट आउट. ठीक है, ये एंट्रेंस है कुछ ऐसा. यहाँ पे कार पार्किंग होती है. ये कार पार्किंग बाइक का एरिया है या जो भी एरिया है. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज which part of the property should we treat the entire part, the entire property, the entire house property as let out, or should we treat the entire property as self occupied, or we can bifurcate this property into two different parts. What do you think? Bifurcate two different parts. बाइफरकेट कर देंगे सर. अब इन्हें हाउस प्रॉपर्टी नहीं कहा जाएगा, इन्हें कहा जाएगा यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2. ठीक है क्लास, यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2. इसके पीछे देखिए रीजन क्या है. इसके पीछे क्योंकि ऐसे कुछ केस स्टडीज हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे केसेस आए जहां पर ये डिसाइड करने को देखा गया कि हाउ टू डिसाइड वेदर द पर्टिकुलर एंटायर हाउस प्रॉपर्टी ट्रीटेड एज द हाउस प्रॉपर्टी और कैन बी ट्रीटेड इन अंडर द डिफरेंट यूनिट्स. ठीक है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है. इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जब आप हाउस प्रॉपर्टी इस तरह की हाउस प्रॉपर्टी में देखते हैं, क्या ये सारी हाउस प्रॉपर्टीज, ये सारी यूनिट के सेपरेबल हैं. यस, दे आर सेपरेट. ठीक है, इसमें अगर आप देखें कि इसमें किचन होगी, इसमें वॉशरूम्स होंगे, इसमें एक डाइनिंग रूम होगा और डिफरेंट 3 रूम्स होंगे. इन सेम वे लेट आउट प्रॉपर्टी का भी कुछ इस तरह से ही हाल होगा. यानी कि अब इट इज वेरी इजी टू डिटरमिन that these two properties are separate properties. यहाँ पे कोई किसी भी तरह का मान लीजिए किसी भी तरह का कोई इन प्रॉपर्टीज में कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता कि सेल्फ ऑक्यूपाइड क्यों माना गया, इसे लेट आउट. बट अगर मैं इन प्रॉपर्टीज के बीच में एक एरिया दे दूं इस तरह से खाली, ठीक है, यहाँ के बच्चे इधर जा रहे हैं, यहाँ के बच्चे इधर आ रहे हैं, यानी ये एरिया क्या है, ये पार्टीशंस किया हुआ है, लेकिन ये एरिया यहाँ से ओपन भी है. ठीक है, यहाँ पे आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हो और यहाँ पे आपका किराएदार है. ऑल्दो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अज्यूम कि आप ऐसी प्रॉपर्टी में किराए पे दोगे जहां पर आपस में आ जा सकते हैं, बट फिर भी मान लिया गया कि ऐसा ये एरिया यहाँ पर कोई वॉल नहीं है. ठीक है, यानी आपस में आप दो एक दूसरे के घर आ जा सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या अब यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाए, लेट आउट. नो, in this case the entire property would be treated as let out property. पूरी की पूरी प्रॉपर्टी let out ट्रीट की जाएगी क्योंकि it is very difficult to say that these units are separable. समझ आ रहा है क्लास, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ. सर अगर ये पार्टीशन ना होता, हाँ, ये पार्टीशन अगर ना होता, जैसे मैंने बताया, ये यहाँ पे जो नॉर्मल केस था, यहाँ पे दीवार होती, ये 3 BHK सेपरेट था, ये 3 BHK सेपरेट था, तो तब तो इन्हें यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 माना जाता. बट सिंस दिस पार्ट इज ओपन, यानी द पीपल फ्रॉम दिस पार्ट कम टू दिस प्लेस, और मतलब इस तरह से. हाँ, यहाँ पे गेट है, अगर यहाँ पे प्रॉपर एक गेट लगाया गया है, ठीक है, और प्रॉपर एक एरिया इस तरह से अरेंजमेंट किया गया है कि आपस में आप आया जा नहीं सकते, तो इसका मतलब होगा कि ये दोनों सेपरेट यूनिट्स हैं. सिंस दिस एरिया इज ओपन एरिया, ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को एक ही यूनिट कंसीडर करेंगे एज लेट आउट प्रॉपर्टी. सबको समझ आया? ठीक है. यस सर. ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर होगा कि प्रॉपर्टीज को इस तरह से डिसाइड किया जाता है बच्चे कि क्या वो प्रॉपर्टीज सेपरेट है अपने आप में. क्या ये देखकर बताया जा सकता है कि ये प्रॉपर्टी इससे बिल्कुल सेपरेट है? द आंसर इज, इन दिस केस, इफ देयर इज नो ओपन एरिया इन बिटवीन दीज 2-3 BHKs,
देन दे आर द सेपरेट यूनिट्स, यानी हाउस प्रॉपर्टी नंबर 1, हाउस प्रॉपर्टी नंबर 2 अलग अलग ट्रीट होगा। लेकिन अगर ये ओपन एरिया है, ठीक है, भले ही आपने किराए पे दिया हुआ है, तो ऐसे केसेस में जो जजमेंट आती है, वो जजमेंट का जो एक मैं आपको एक कंक्लूजन बता रहा हूँ, जो डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स के, या जो ट्रिब्यूनल है उनकी जो जजमेंट्स है, कि द मेन क्राइटेरिया इज टू डिटरमिन वेदर वी कैन easily separate those properties in the different areas or the different units or not। तो अगर ओपन एरिया, इसका मतलब क्या आप बोल सकते हैं कि ये दोनों प्रॉपर्टी सेपरेट है? भाई ओपन एरिया है, राइट, पूरा का पूरा आपने गेट दे दिया, पूरा का पूरा दीवार है ही नहीं बीच में, और आप कह रहे हैं कि हाँ सेल्फ ऑक्यूपाइड है और लेट आउट प्रॉपर्टी, तो ऐसे थोड़ी माना जाएगा, ठीक है। उस पूरी प्रॉपर्टी को फिर लेट आउट ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है बच्चे? यस। यस सर। तो आपको इस तरह के केसेस एग्जाम्स में नहीं आते हैं, बट केस स्टडीज में जो कंक्लूजन्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। दिस इज द केस नंबर 2। आई होप नो डिफिकल्टीज इन इट। नो यस, सर। ठीक है। तो और भी कुछ केसेस हो सकते हैं, जैसे ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर की बात आती है जब, कि भाई ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, तो क्या कीजिए, मतलब क्या करें अगर इफ यू हैव द ग्राउंड फ्लोर, कुछ इस तरह से। ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एंड द फर्स्ट फ्लोर इज लेट आउट प्रॉपर्टी। तो कोई डिफिकल्टीज नहीं है, बोथ प्रॉपर्टी विल बी ट्रीटेड एज डिफरेंट यूनिट, यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2, ठीक है। जो भी फेयर रेंट होगा हाफ ऑफ हो जाएगा, म्युनिसिपल वैल्यूज हाफ ऑफ हो जाएगी, जब भी आप केस कैलकुलेट करेंगे इस तरह से चीजें होंगी, ठीक है। यस, यस सर। ठीक है। अब लास्ट केस और देख लेते हैं, छोटा सा केस है। लास्ट केस इज, यहीं पे बता देता हूँ ये केस। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर ए पार्ट, फर्स्ट फ्लोर बी पार्ट, जैसे होता है ना सोसाइटीज में, ठीक, कुछ इस तरह का एरिया। The nature of this house property, this is the ground floor is self-occupied property. Ground floor is self-occupied property for 8 months. For 8 months. ठीक है? Now, this part, the second part is self-occupied property for 2 months. And this is self-occupied property for 2 months. बताइए। पहले 8 महीने आप यहाँ रहे, फिर 2 महीने आप फर्स्ट फ्लोर पे चले गए, फिर 2 महीने आप फर्स्ट फ्लोर बी पार्ट पे चले गए। नाउ द क्वेश्चन इज, आप कह सकते हैं सर एक तरह से पूरी प्रॉपर्टी तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, द एंटायर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को ही हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना चाहिए, ये सुन लो, यस। राइट। हाँ, फिर हम इसमें सेपरेशन क्यों देखें, क्यों देखें हम सेपरेशन की, फर्स्ट फ्लोर पे 2 अलग अलग इंडिविजुअल यूनिट्स हैं। हम तो पूरी प्रॉपर्टी को बोल दें कि ये जो एंटायर प्रॉपर्टी है, द एंटायर प्रॉपर्टी इज ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, और ये एक ही प्रॉपर्टी मान लो, क्या दिक्कत है? आंसर इज दिस, जैसे मैंने पहले जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उसके हिसाब से, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आर द डिफरेंट यूनिट्स, द ग्राउंड फ्लोर इज अ डिफरेंट यूनिट, यस, आंसर इज यस, इट्स अ डिफरेंट यूनिट। फर्स्ट फ्लोर ए पार्ट इज अ डिफरेंट यूनिट, यस, इट इज अ डिफरेंट यूनिट। फर्स्ट फ्लोर पार्ट बी इज अ डिफरेंट यूनिट, यस, दे आर द डिफरेंट यूनिट। नाउ इफ दे आर ऑल सेपरेबल, राइट, पूरी तरह से सेपरेट हैं ये प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो अब इस पूरी प्रॉपर्टी को एक प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, इस पूरी प्रॉपर्टी को 3 अलग अलग प्रॉपर्टीज माना जाएगा। इसका मतलब यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर
2 and unit number 3. Am I clear class? ठीक है? Yes? Yes, sir. Yes, sir. Now the question is कि असर अब क्या होगा? आप सीधा सा हिसाब है, किसी भी दो पार्ट को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मानो एंड द थर्ड पार्ट would automatically become the let out property, deemed let out property. तो ये केसेस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं. आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्लियरली मेंशन होगा द ग्राउंड फ्लोर एंड द फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर एंड द सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, दे आर द सेपरेट प्रॉपर्टीज. अगर वहां पे लिखा है सेपरेट प्रॉपर्टीज हैं तो आंख बंद करके आप अलग अलग फ्लोर्स को अलग अलग यूनिट माने. ठीक है? तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं. इस तरह के केसेस आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से इनको सॉल्व करेंगे. ठीक है? कहने को तो ये पूरी एक ही हाउस प्रॉपर्टी थी, लेकिन ये सेपरेट है. ठीक है? किराया आप तीनों ही प्रॉपर्टी से उठा सकते हैं अगर आप उठाना चाहें. ग्राउंड फ्लोर से उठा सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर से उठा सकते हैं, सेकंड फ्लोर से उठा सकते हैं. हाँ, अगर ऐसा होता कि फर्स्ट फ्लोर अगर आप किराए पे उठाएंगे तो सेकंड पे आप खुद नहीं रह पाएंगे. यानी दीज आर द फर्स्ट फ्लोर, ए पार्ट इन द फर्स्ट फ्लोर, बी पार्ट, दे आर इनसेपरेबल. राइट? इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता. तो उस केस में ये यूनिट्स क्या होती है? यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 ओनली. ठीक है? यस क्लास? Yes, sir. तो ये कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं जो बीकॉम ऑनर्स में कभी कभी पूछा जाता है, बट सीए एग्जामिनेशंस में काफी बार ये चीजें आती हैं. इस तरह से क्वेश्चंस को थोड़ा ट्रिक किया जाता है कि आंसर को आप खुद फ्रेम किस तरह से करें और आपके आंसर्स अलग अलग आ सकते हैं सिचुएशंस में. ठीक है? आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को. ठीक है? ठीक है. अच्छा, अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखें इन सब अंडरस्टैंडिंग के बेस पर. हाँ जी, बोलिए. यस सर. ठीक है. अच्छा, इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा आप लोगों को, या आपको बोरिंग लग रहा है सब? Sir, आ रहा है इंटरेस्ट आ रहा है. गुड, वेरी गुड. देखिए प्लीज, ये चीजें क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए इन चीजों को कंटिन्यू करने में, रीजन बीइंग बिकॉज वी ऑल नो थोड़ा सा मैं अभी कुछ दिनों की लीव पर भी था अपने कुछ घर के कामों में, और दूसरी चीज ये भी थी कि कॉलेज की जो कमिटमेंट्स हैं वी विल हैव टू फुलफिल दोस कमिटमेंट्स. लाइक अब तो चलो फाइन, फर्स्ट ईयर शुरू हो चुका है, तो अब एडमिशन ड्यूटीज में तो नहीं हूँ मैं. तो फिलहाल इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग प्रैक्टिस करें अच्छे से. इसलिए वाली क्लास मैंने सोचा है कि थोड़ा सा हम लॉन्ग क्लास रख लें जिससे कि आज सारी चीजें क्लियर कर लें. ठीक है? तो आगे हम बात करते हैं. Jayati, yes, we were on a strike, but the problem is with the authorities are they want to open the colleges, but at the same time there are some political issues in Delhi government, mainly if I talk about the Delhi government only. तो अभी DDMA की जो गाइडलाइंस हैं they don't want to change it actually. अभी दिल्ली में पॉल्यूशंस का भी काफी ज्यादा मतलब खतरा है, तो इस वजह से यूनिवर्सिटी तो चाह रही है कि कॉलेजेस खुलें, बट उनका चाहना कुछ इस तरह से है कि 4 महीने भी लग सकते हैं, 5 महीने भी लग सकते हैं खुलने में. वैक्सीनेशन जनवरी के क्या है अपडेट्स खुलने के चांसेस हैं? जितना मैंने अभी 2-3 दिन मीटिंग्स अटेंड की है, डिफरेंट जगह गया हूँ, माय अंडरस्टैंडिंग इज इट इज लीस्ट लाइकली दे वुड स्टार्ट ओपनिंग ऑफ कॉलेजेस इन जनवरी. हो सकता है कि नेक्स्ट सेशन जुलाई 2022 से ही कॉलेजेस ये लोग खोलें, तो इट्स अ वेरी बैड न्यूज. साल पूरे ऑनलाइन. बच्चे क्या करें बताइए, हम लोग खुद चाहते हैं कि क्लासेस ऑफलाइन हो जाएं. अब इट्स इनफ. जो है एनीवेज. ठीक है, तो अब हम एक नया केस देखते हैं. सर, एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी, बोले. सर, इन केस नंबर 2 सर, पार्किंग जो लॉट है जो आपने लगा बनाया हुआ है उसको हम मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड में ही करेंगे उस वाले एरिया को, या फिर लेट आउट में? ये पार्किंग एरिया है, दिस वन. हाँ, आपने सर पार्किंग एरिया ही बताया था नहीं? हाँ, देखिए अगर आप ये मुझसे पूछे कि क्या ये हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है ये वाला पार्किंग एरिया, यस इट इज. वो तो होगा यस सर. लेकिन हम मेनली जब डिसाइड करते हैं ना कि क्या ये डिफरेंट यूनिट्स हैं या नहीं,
वो हम स्टे एरिया पे देखते हैं कि किस एरिया में लिविंग एरिया इज दिस 3 BHK एंड 3 BHK, नॉट द पार्किंग एरिया इज नॉट द लिविंग एरिया, राइट? यस सर। ठीक है, तो हम हमेशा इस पार्ट को कंसीडर करते हैं कि क्या ये यूनिट सेपरेट है या नहीं है। पार्किंग एरियाज आप किसी भी फ्लैट्स में जाएं, सोसाइटी में जाएं, सबका एक जैसा ही होता है, यानी इट इज इनसेपरेबल। ठीक यस है, सर। we never decide the properties unit on the basis of parking area, क्योंकि पार्किंग एरिया हर जगह आपका सेपरेबल नहीं होगा। सेपरेट होता है तो वो लिखा होगा A2 A3 की गाड़ी यहाँ पर होगी, लेकिन उसे सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, यस सर। ठीक। तो अब हम आगे आते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, काफी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल मैंने आज देखे थे, वो हम डिस्कस करते हैं। छोटा सा केस है, first we will discuss that case, particular case. अच्छा सा केस है काफी। अच्छा, इन केस इफ यू ऑल हैव द बुक्स, मैं पेज नंबर बता देता हूँ, उसका आंसर भी साथ में दिया गया है, बट मैं समझाने के पर्पसेस से आपको बताऊंगा ये। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आर हैज अ हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली whose municipal value is rupees 1 lakh, 1 लाख है municipal value, fair rental value is 1,20,000, ठीक है। It was self-occupied by self-occupied थी ये property from 1st April 2020 to 31st July 2020 तक ये self-occupied रही, ठीक है, with effect from 1st August 2020 ये let out हो गई 9,000 रुपए महीने पर। Compute the annual value of the house property for the assessment year 2021-22 if the municipal taxes paid during the years were rupees 20,000। आई होप कुछ पार्ट तो आपको समझ आया होगा कि ये एक ऐसी हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें कुछ टाइम आप रहे और कुछ टाइम आपने उसे किराए पर चढ़ा दिया। ठीक है, यस क्लास? हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन आप बोले पेज नंबर कौन सा है? मेरी बुक में है पेज नंबर 161 161। मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ कि ऑल्दो हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं इस तरह की सिचुएशंस, बट फिर भी मैं आपको कुछ वैल्यूज यहाँ पे बता देता हूँ। द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज, म्युनिसिपल वैल्यू इज 1 लाख, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 1 लाख, 1 लाख है। फेयर रेंटल वैल्यू, फेयर रेंट FR value is 1,20,000 is FR. Okay. Now the next value is, it was self-occupied. Property was self-occupied property from 1st for 2020 to 31st July 2020 ये self-occupied है। ठीक है, now with effect from 1st 8 2020 से लेकर it was let out up till 31st 3 2021 let out रहे, LO let out at rupees 9,000 per month, 9,000 रुपए प्रति महीना ये let out थे। ठीक है, and the municipal taxes paid during the year were 20,000। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए? एनीवन हु कैन टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? आप में से कोई भी बता सकता है कि तो सबसे पहले आरईआर कैलकुलेट करेंगे। वेरी गुड, दिविशा, राइट? यस सर। ठीक है, तो दिविशा कह रहे हैं कि सबसे पहले हम आरईआर कैलकुलेट करेंगे। तो दिविशा आरईआर बताइए। सर 1,20,000। कितना? 120। 1,20,000 एवरीवन। MV? Yes, sir, 120. और FR, whichever is higher, जो भी हायर वैल्यू हो वो।
तो मुझे बताने की जरूरत नहीं इन दोनों में हायर वैल्यू क्या है, 120 इज द हायर वैल्यू, ठीक है। अब आप इसका कंपैरिजन किससे करेंगे बच्चे, आप कंपेयर करेंगे इसका एक्चुअल रेंट से, किससे, एक्चुअल रेंट। अब मुझे बताइए एक्चुअल रेंट क्या है, रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर हाउ मेनी मंथ्स, Received. ओके कितना है रिसीव्ड बताइए, फॉर हाउ मेनी मंथ्स, सर 9000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसे, 8 को 8 सर 8 मंथ्स। 8 आएगा कैसे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 8 फरवरी, months. 8 मंथ्स। सबको क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम, नो सर। नो सर कितना आया, 72,000। 72,000 अब आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पूछेंगे बताइए, कि why actual rent is lesser than RER, yes or no, why, ये देखो ज्यादा है ना, ज्यादा है, क्यों है ऐसा, because actual rent is for 8 months. नहीं ऐसे नहीं पूछना, वैकेंसी। Other reasons. हाँ अदर रीजंस, हमें ये पूछना है कि क्या ये खाली रहा था इस वजह से हमें कम रेंट मिला, या फिर ये मकान हम किसी वजहों से और किसी रीजन से हमें रेंट कम मिला है। देखिए खाली तो नहीं रहा था क्योंकि आप इस पे खुद बैठे हुए थे इतने मंथ्स, यानी कितने मंथ्स, 4 महीने आप इस मकान में खुद थे, यानी यू वर देयर इन दैट हाउस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स, यस 4 4 मंथ्स, months. ठीक है। तो एनी अदर रीजन था, और हमें पता है कि अगर किसी और रीजन की वजह से एक्चुअल रेंट इज लेसर देन RER, देन GAV इज RER। किसी को प्रॉब्लम यहाँ पर, किसी को भी, कि क्यों 120 आया, एनीवन? No, sir. Clear. No, sir. अच्छा, we have a lot of Tanyas in class, right? तान्या, काफी तान्या है हमारे Yes, क्लास। sir. ओके, तान्या कपूरिया, is she there in the class? Sir, yes, sir. हाँ तान्या, समझ आ रहा है आपको? यस, बताइए। सर आप ऐसे रिकैप दे दिया करो स्टार्टिंग में, वैसे तो आप देते हो, उससे ज्यादा क्लियर हो जाता है। क्या रिकैप दूं बताओ? नहीं मतलब जैसे आज आपने दिया तो वो एक बहुत सारी क्लासेस मिस हुई थी तो उसका एक रिकैप मिल गया, जैसे आज आपने दिया तो वैसे रिकैप दे दिया करो हर टाइम। वो तो मैं दे रहा हूँ, बट आप अभी बताइए, GAV 120 आया, ये समझ आया आपको? जी सर, थोड़ा खुद पढ़ूंगी तो ज्यादा अच्छे से आएगा। वो बड़े डिप्लोमेटिक आंसर देते हो आप लोग सब, ऐसे डिप्लोमेटिक आंसर मत दिया करो। आज को भी समझ आया है तो आप पूछो कि नहीं आया सर हमें। देखिए बच्चे, हमने ये जब GAV की कैलकुलेशंस देखी थी, तो हम हमेशा ये क्वेश्चन अपने आप से करेंगे व्हेन वी विल हैव द RER वैल्यू, रीजनल रेस्पेक्टेड रेंट, और हम पूछेंगे एक्चुअल रेंट क्यों कम है। इफ द एक्चुअल रेंट इज लेसर देन द RER वैल्यू एज इन दिस केस, तो हमारे पास अगर ये आता है आंसर कि ये किसी और रीजंस की वजह से कम है, यानी कि ये आपने इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड किया हुआ था इस वजह से ये कम है, तो इसका मतलब उस केस में GAV it is always be 1,20,000, it means the GAV is always RER, reasonably respected rent, 1,20,000, ठीक है। अगर ऐसा होता कि ये घर खाली पड़ा था इसलिए RER कम आया, ये खाली था इसलिए RER एक्चुअल रेंट कम है, अगर ये प्रॉपर्टी लेट आउट रहती थ्रू आउट द ईयर, तो डेफिनेटली आपके RER से ज्यादा हो जाता है एक्चुअल रेंट, तो उस केस में आपका GAV क्या होता, एक्चुअल रेंट होता। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो 120 इज अ GAV माइनस municipal taxes. How much is the municipal taxes? 20,000। 20,000. NAV? लाख। 1 lakh. किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, किसी भी तरह की प्रॉब्लम? सर अभी यू जस्ट सेड कि GAV ज्यादा हो जाता RER से, वो क्या केस था? GAV ज्यादा नहीं, वो GAV तो रिजल्ट है ना, एंडिंग रिजल्ट इज GAV,
ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और AR ज्यादा हो जाता अगर RER से। राइट, हाँ क्वेश्चन ये होना चाहिए आपका। अब देखिए एक क्वेश्चन नोट लेते हैं। MV 1 लाख, FR 1,20,000, property was let out for 10 months at rupees 9,000 per month. बाकी 2 months का क्या हुआ होगा? 2 months property was vacated. बाकी 2 months property was vacated. खाली थी, सन्नाटा था प्रॉपर्टी में, खाली प्रॉपर्टी थी, वेकेंट, प्रॉपर्टी वॉज वेकेंट, इसलिए 2 months का रेंट आपको नहीं मिला होगा। क्वेश्चन सबको क्लियर है एवरीवन? यस सर। ठीक है। म्युनिसिपल टैक्सेस की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 15,000। नाउ RER 1,20,000, 120। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बहुत सिंपल है, इन दोनों में हायर वैल्यू, बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो हायर ही लेंगे। 120 इज द हायर, ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 इज एक्चुअल रेंट। बताइए एक्चुअल रेंट क्या है? 90,000। 90,000। 90,000 which is 9,000 multiply 10, right? Which is, क्या कर रहा हूँ, 90,000। 90,000। नाउ अब आप क्वेश्चन क्या करेंगे? आप ये क्वेश्चन करेंगे कि why actual rent is lesser than RER. नाउ आप कह सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, तान्या आर यू देयर इन द क्लास? यस तान्या? हाँ जी सर। हाँ बच्चे आप बताइए एक्चुअल रेंट क्यों कम है यहाँ पर? why actual rent is lesser than RER? बताइए क्या रीजन है? सर बिकॉज वेकेटेड है प्रॉपर्टी। Okay, because the property is vacated. Everyone? No sir। नो सर। No. देखो ऊपर ऊपर से तो यही पता लग रहा है ना कि भाई प्रॉपर्टी वेकेटेड है इसलिए, ये सुन लो, ऊपर ऊपर से देखा जाए तो prima facie it seems that the actual rent is lesser than RER because the property was vacated for a period of 2 months. तो आप ये अब आप और यहाँ ये पे अदर रीजंस होंगे। हाँ आप ये assume कर लीजिए, ठीक है, अगर प्रॉपर्टी वेकेटेड, हाँ एक बार देखिए मैं समझाता हूँ, मैं समझा रहा हूँ जिनको नहीं समझ आ रहा, जैसे तान्या को क्लियर नहीं है या बाकी स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्हें क्लियर नहीं होगा ये। आपने देखा एक्चुअल रेंट इज 90,000, भाई प्रॉपर्टी 2 months खाली रही, आपको लग रहा है इसलिए RER ज्यादा है, अदरवाइज एक्चुअल रेंट ज्यादा हो जाता, कोई बात नहीं। आप ये मानिए कि अगर प्रॉपर्टी पूरे 12 महीने लेट आउट रहती तो कितना रेंट मिलता? 9,000 मल्टीप्लाई 1,08,000। अब आप बताइए पूरे साल अगर प्रॉपर्टी लेट आउट रहती फिर भी तो आपका RER ज्यादा ही रहता ना, एक्चुअल रेंट फिर भी कम रहता, ये सुन लो। Yes sir। तो अब आपका आंसर क्या होगा कि why actual rent is lesser than RER? It is not because of the property was vacant. It is because the property RER actual rent is lesser than RER because the rental amount was lesser. जितने पैसे पे आपने किराए पे इस प्रॉपर्टी को चढ़ाया था वो कम था, उस वजह से ऐसा हुआ है। Yes or no? यानी एनी अदर रीजन। यस सर। पॉइंट, ठीक है। तो आप आंख बंद करके नहीं कहेंगे कि प्रॉपर्टी 2 महीने खाली थी इसलिए कम है, नहीं, आप पूरे साल की कैलकुलेशन भी कीजिए एक बार, तब अगर ऐसा आता है, तब अगर ज्यादा आता है पूरे साल की कैलकुलेशन में तो अलग बात है, बट अगर तब कम आता है जो हमारे केस में आ भी रहा है कि अगर पूरे साल प्रॉपर्टी was let out throughout the year, the rental amount would have been 1,08,000, which is still lesser than 1,20,000. Therefore, the reason is not vacancy. ये वैकेंसी की वजह से ऐसा नहीं हुआ, पूरे साल 9,000 पे भी रखते तब भी ये कम ही आता,
तो इसलिए इस केस में आपका GAV क्या होगा बच्चे? RER 120,000. which is 120. किसी को प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम? नो Yes, सर. sir. ठीक है, तानिया आप क्लियर है आपको बच्चे? हाँ जी सर. गुड. तो इस तरह से आप क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन करेंगे. बच्चे बहुत गलतियां करते हैं जब हम इवैल्यूएशन करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे डू द सेम मिस्टेक कि हमेशा इस तरह से कर लेते हैं. आंख बंद करके देखा कि प्रॉपर्टी वैकेंट है इस वजह से है, ये नहीं देखते कि अगर प्रॉपर्टी पूरे साल लेट आउट होती तो क्या आंसर आता. हमेशा आपको ये वाली कैलकुलेशन जरूर करनी है. अच्छा मान लेते हैं 1 मिनट के लिए किराया 11,000 महीना होता, 11,000 पर मंथ, तो आपका एक्चुअल रेंट कितना आता फिर? 1,10,000. 10,000. फिर आप देखते अगर पूरे साल ये प्रॉपर्टी होती लेट आउट तो क्या होता? 132. 132. तो अब आंसर बदल गया ना. तो किराया कम क्यों है, एक्चुअल रेंट क्यों कम है? भाई ये इसलिए है क्योंकि प्रॉपर्टी एक्चुअली वैकेंट थी, इस वजह से है, अदरवाइज ये ज्यादा हो जाता. यस और नो? Yes, sir. तो उस फिर केस में GAV 120. हाँ जी, सर फिर GAV क्या होगा? GAV आपको फिर 110 होगा. 110 हो जाएगा. 110. ओके सर. ठीक है, तो आपको ऐसे देखना है क्वेश्चन को, इस तरह से. ठीक है, शैल आई चेंज द स्क्रीन? Yes, sir. ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है. वो क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपकी क्वेश्चन से क्लैरिटी ज्यादा अच्छे से आएगी. दैट्स व्हाई आई एम सॉल्विंग दीस क्वेश्चंस ऑन स्क्रीन. अच्छा, सबको अच्छा लग रहा है ना क्लास लेते हुए? ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमारी शाम बर्बाद हो गई है? वो तो लग ही रहा होगा, आई अंडरस्टैंड, बट 1-2 दिन की बात है, उसके बाद चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन पेज नंबर 163. Now the question is how to deal with the question where the unrealized rent part is there in the question. अभी तक तो unrealized rent हमने क्वेश्चन में ही किया है, but the question is कि unrealized rent का अगर क्वेश्चन आ जाए जिसमें अप्रूवल है कि unrealized rent आप मान लें कि आपने रियलाइज नहीं किया, चारों कंडीशन आप सेटिस्फाई कर रहे थे, एज्यूम कर भी लें अगर, तो हाउ टू डील विद दोज क्वेश्चंस? समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ क्लास? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस, बताइए. Yes, sir. Yes, sir. सबको अच्छे से क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, आप लोग बड़े उदास लग रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा. ऐसा नहीं है सर, क्या? आ रहा है. क्वेश्चन ऐसे है कुछ. म्युनिसिपल वैल्यू है 2 लाख, 2 lakh is the municipal value. FR, which is the fair rent value, is 2,40,000. Fair rent is 2,40,000. Actual rent, देखिए एक्चुअल रेंट की इंफॉर्मेशन जो दी होगी ना हमेशा मंथली दी होती है, हमेशा ध्यान रखना, तो कंफ्यूज नहीं होना. मंथली इंफॉर्मेशन है, which is 21,000. Municipal tax due during the year 20,000. Actual paid 70% of this 20,000. Okay. Now the question is, the tenant vacated the property on 31st 10/2020. यानी कि जो टेनेंट थे, जो किराएदार थे, उन्होंने प्रॉपर्टी को 31 अक्टूबर, he has vacated the property on 31st October 2020. इसका मतलब क्या है? क्या ये इससे पहले पूरी प्रॉपर्टी लेट आउट थी? इससे पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड. सॉरी, लेट आउट थी. सेल्फ ऑक्यूपाइड किसने कहा? सर इब्तिसाम. अच्छा, इब्तिसाम. ऐसा नहीं है बच्चे, आप क्वेश्चन को देखिए एक बार मैं सर रीड आपने करता हूं. पूछा क्या है ये समझ नहीं आया मेरे को. हाँ,
देखिए लाइन में रीड कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में कोई क्लू नहीं दिया गया, ठीक है। इट सेज द टेनेंट वेकेटेड द प्रॉपर्टी ऑन 31st अक्टूबर 2020। किराएदार ने इस प्रॉपर्टी को 31 अक्टूबर 2020 को खाली कर दिया, यानी कि इस प्रीवियस ईयर में विच स्टार्ट फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, यस, इस प्रीवियस ईयर में अगर उसने खाली किया है 31 अक्टूबर 2020 को, व्हाट डज इट मीन? क्या इससे पहले प्रॉपर्टी लेट आउट थी? यस सर। यस सर। ऑब्वियसली लेट आउट ही होगी क्योंकि नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। इसका मतलब है वी विल assume the property was let out from 1st October 2020 to 31st October 2020 in this year only, right? Yes. यस सर। ठीक है। And the rental amount was 21,000. ये भी दिया गया है क्वेश्चन में, रेंटल अमाउंट was 21,000 per month, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देयर आफ्टर लिखा हुआ है, एंड देयर आफ्टर उसके बाद, इस डेट के बाद, द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट फॉर ₹25,000 पर मंथ। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है? किसी और को दे दी थी रेंट पे। हाँ, किस डेट से? नवंबर अप टिल 31st 5 महीने के लिए। एग्जैक्टली, क्योंकि कुछ नहीं बताया गया तो इसका मतलब कि ये अभी भी हमारे साथ ही है, ये किराएदार हमारा अभी भी किराएदार है, तो कुछ नहीं बताया गया। फॉर ₹25,000 पर मंथ। जैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, प्रॉपर्टी वैकेटेड रहती है उस टाइम, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। जैसे उसने अपना सामान निकाला, इसने अपना सामान उस प्रॉपर्टी में डाल दिया, इसका मतलब देयर इज नो वैकेंसी इन दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ आगे क्वेश्चन में क्या है? आर कुड नॉट रियलाइज रेंट। आर, जो मिस्टर आर है जिनकी प्रॉपर्टी है, द आर इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ही इज द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, एसएसी। आर कुड नॉट रियलाइज द रेंट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। सितंबर एंड अक्टूबर का रेंट उन्हें नहीं मिला, सितंबर एंड अक्टूबर का रेंट नहीं मिला, ठीक है। क्यों नहीं मिला? ड्यू टू डेथ ऑफ द अर्लियर टेनेंट, यानी अब पता लगा कि इनकी डेथ हुई थी, ये खुद नहीं निकले थे, इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। एंड देयरफॉर मिस्टर आर कुड नॉट रियलाइज द रेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months which are September and October. Yes or no, class? Yes or no? समझ आ रहा है? यस सर। तो क्या मैं सितंबर और अक्टूबर के रेंट को अनरियलाइज रेंट कह सकता हूँ? Can I consider the September and October month rent as unrealized rent? यस सर। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि मिला नहीं है। और साथ में क्वेश्चन में अगर ये भी दिया गया है कि मान लिया गया है कि सितंबर और अक्टूबर का रेंट अनरियलाइज था, यानी मिला ही नहीं था, तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? कैसे इस क्वेश्चन के साथ आगे बढ़े? सितंबर और अक्टूबर का रेंट जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, ठीक है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए? आई होप सबको क्वेश्चन क्लियर है, अच्छे से क्लियर हो, राइट? यस, यस सर। ओके। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है, बहुत ही इजी तरीका, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न में किया जाता है। द वे दिस क्वेश्चन कैन बी सोल्व एंड व्हेन वी फीड द इंफॉर्मेशन इन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, जब रिटर्न फाइल करते हैं तो यूटिलिटी में जो इन्फॉर्मेशन जिस तरह से फीड करते हैं, मैं उसी तरह से आपको फीड कराऊंगा इन्फॉर्मेशन, यानी उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से वहां पे किया जाता है, और आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं देखना, आपको कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ क्या करना है, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? बताइए। आर्या। आर्या, वेरी गुड। आर्या। दिव्या, आर्या क्या होगा दिव्या? यस दिव्या। मैंने बीच में दिव्या की मीटिंग लीव होते हुए देखी दिव्या थी। नहीं है सर। दिव्या नहीं है, ओके। ओके, चलो बाकी स्टूडेंट्स बता दीजिए।
240. 240,000. 2,40,000. इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, whichever is the higher value, whichever is the higher value. 2,40,000 is the higher value. ठीक है. सेकेंड स्टेप इज एक्चुअल रेंट. अच्छा, एक्चुअल रेंट के साथ क्या लिखा जाता है? एक्चुअल रेंट विच इज रिसीव्ड एंड रिसीवेबल. ठीक है, रिसीव्ड एंड रिसीवेबल. बताइए एक्चुअल रेंट कितना है? 272,000. 272. किस तरह से आया लवन्य? 21,000 for 7 months and 25,000 for 5 months. बट बच्चे सर 42,000 नहीं मिला, 230 आ जाएगा फिर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड मल्टीप्लाई 5. आप ऐसे कह रहे हैं ना बच्चे? Yes, sir. तो ये होगा 15 प्लस 42 होता है 147, राइट? ये हो जाएगा 147 लवन्य, और Yes, ये sir. हो जाएगा 125. ठीक है. बट दीप अलग बात बता रहे हैं. दीप कह रहे हैं कि सर 2 मंथ्स का हम ऐड नहीं करेंगे. यस दीप? हाँ जी सर, वो मिला नहीं ना, वो डेथ की वजह से. But देखिए अभी मैंने आपने इसमें receivable लिखा था तो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे देखिए रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल दोनों मेंशन किया है कि आप इस क्वेश्चन को नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ट्रीट करें. आप ये इस क्वेश्चन को इस तरह से ट्रीट करें कि मान लेते हैं कि इन 2 मंथ्स का भी रेंट मिला है. ठीक है दीप? ठीक है. ओके सर, फिर इसमें लेस करके नहीं दिखाना सर फिर इसमें? नहीं दिखाना. इस तरह से बुक्स में दिया गया है. वीके सिंघानिया सर की बुक देखेंगे, इस तरह से दिया गया है. बट द क्वेश्चन बिकम्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. आईटीआर में जिस तरह से किया जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न में द वे दिस क्वेश्चन द आईटीआर इज फाइल्ड, मैं आपको सेम वे में बता रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. सर लेस तो बाद में हो ही जाएगा अनरियलाइज्ड फॉर्म में. वो बाद में हो जाएगा. पहले आप इस क्वेश्चन को नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ट्रीट कीजिए. ठीक है. तो हम क्या मानेंगे कि हमें रेंट मिला है, इन 12 महीने के 12 महीने का रेंट मिला है. कितना बताइए? 2,72,000. 2,72,000. तो क्या मुझे जीएबी बताने की जरूरत है? जीएबी कितना होगा? 2,72,000. जीएबी 272. सबको क्लियर है? जीएबी 272. यस, Yes, sir. 272 सबको क्लियर है? जीएबी क्लास दोनों Yes, sir. एक्चुअल रेंट इज हायर देन आरईआर, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता कि क्यों ऐसा है. क्वेश्चन तब उठता है जब एक्चुअल रेंट इज लेसर देन आरईआर. तो जीएबी इज 272. बट बिफोर डिडक्टिंग म्युनिसिपल टैक्सेस फ्रॉम दिस जीएबी वैल्यू, हम अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कर देंगे. क्या ये अप्रूव हो चुका है? क्वेश्चन में अगर लिखा है कि नहीं मिला है, और ये क्वेश्चन में कई बार लिखा रहता है कि इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर, तो मान लेंगे कि अप्रूव हो चुका है, यानी आप इसका क्लेम ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट. तो आप लिखेंगे अनरियलाइज्ड रेंट माइनस. अब आप माइनस कर लो. पहले क्वेश्चन को आपने नॉर्मल सॉल्व किया, नाउ यू डिडक्ट कितना? 21,000 मल्टीप्लाई 2, 42,000, राइट? ठीक है, माइनस कर दिया. कितना आया? 230. सर हम यहाँ पे मान रहे हैं कि वो चारों कंडीशन पूरी कर गया है. बिल्कुल, हम मान रहे हैं यहाँ पर. अगर क्वेश्चन में दिया गया है इस तरह से कि असेसिंग ऑफिसर मतलब ही इज सेटिस्फाइड विद इट, या क्वेश्चन में इस तरह से लिखा है कि अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ दिस अमाउंट, अगर उन्होंने इतना भी मेंशन कर दिया ना कि अनरियलाइज्ड रेंट इज ऑफ 2 मंथ्स, तो इसका मतलब बच्चे ये है कि अनरियलाइज्ड रेंट अगर वो मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अनरियलाइज्ड रेंट, इसका मतलब ऑटोमेटिकली द ओनर इज फुलफिलिंग दोस 4 कंडीशंस. ठीक है. ओके सर. राइट. तो अनरियलाइज्ड रेंट माइनस हुआ 230. अब आप क्या माइनस करेंगे बच्चे? बताइए. म्युनिसिपल. तो हम यहाँ पे 20,000 माइनस कर देते हैं. ठीक है. नो सर. कितना करें फिर? 14,000. Only 70%. Very good. Because the municipal taxes are deductible on payment basis. 20,000 ड्यू था उस साल का, लेकिन आपने 70% पेमेंट ही की है, तो इसका मतलब कितना? 14,000. एनएबी कितना आ जाएगा? नेट एनुअल वैल्यू 2. सर एक बार म्यूनिसिपल टैक्सेस का बता दीजिए, 70% क्यों हुआ और कैसे पता लगा 70% पे किया है? देखो लिखा है ना यहाँ पर, देखिए
मैंने नीचे खुद ही इस लाइन को ऐड किया है। क्वेश्चन में लिखा एक्चुअल पेड 70%, राइट? ठीक है, तो अगर 20,000 ड्यू था उस साल का, 20,000 आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करना था, लेकिन आपने 70% ही किया है, यू हैव पेड ओनली 70% ऑफ द ड्यू अमाउंट। और म्यूनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन हमेशा मिलती है पेमेंट बेसिस पर, अगर पेमेंट करोगे तब मिलेगा। तो आपने 14,000 की पेमेंट की है ना? यस, हेलो। यस सर। तो अगर आपने 14,000 की पेमेंट की है, इसका मतलब 14,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। देयरफॉर द नेट एनुअल वैल्यू is now 2,16,000. I hope this part is very clear to all of us. Yes? Yes sir. ठीक है, सबको क्लियर है अच्छे से? Yes sir. Yes sir, clear. ठीक है, तो अब देखिए ऑलमोस्ट हमारा इस चैप्टर में सारा काम हो चुका है। मुझे आज लग नहीं रहा था कि इतना टाइम लग जाएगा, बट हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, कुछ केसेस देखे हैं। तो सेक्शन 24B मुश्किल से 1 घंटे का काम है, और इसको हम नेक्स्ट क्लास में करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज इट्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट 2 आवर्स, है ना? ठीक है, Yes sir. तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में करें। अच्छा, जिसको हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट व्हिच वी हैव सॉल्व टुडे? प्लीज रेज योर हैंड्स, जितने भी स्टूडेंट्स को समझ आया है। ओके, काफी स्टूडेंट्स को समझ आया है, इट्स गुड। अभिषेक कुमार, यस सर। समझ आया है बच्चे? यस सर। ओके, ठीक है। अनीशा, मिस अनीशा, यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। ओके, गुड। आश्रिता, आश्रिता, यस sir. गुड। Yes sir. आयुषी प्रिया, Yes sir. आयुषी आप हमारी क्लास में ही है, Yes sir. क्लासेस लेते हैं आप? Yes sir. ओके, एस्था, छाया, दीप, यस सर। ओके, यस सर। दीप शर्मा आपको समझ आ रहा है? हाँ जी सर। गुड। यस सर। दिकांक्षा, Yes, sir. गुड। दिविशा, दिव्यांश, यस सर। यस सर। ओके, यस सर। फाइन। ट्विशा, यस सर। ओके। ट्विशा, नेक्स्ट टाइम अगर आप क्लास में रहें, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था, आई कॉल्ड अप योर नेम बट यू डिडंट शो अप एंड यू, आई थिंक यू लेफ्ट द मीटिंग इन बिटवीन। Yes, ठीक है, no, so I was removed at that point, and हाँ, then I texted you again. यस, यू वर रिमूव बिकॉज यू डिडंट कॉल अप। ठीक है, आपने आंसर नहीं दिया था व्हेन आई आस्क्ड यू क्वेश्चन। ठीक है, Yes, sir, I'll be present. हाँ, हमेशा प्रेजेंट रहना है आपको क्लास में। ठीक है, Okay, sir. गुड। तनुप्रिया, Yes sir. समझ आ रहा है बच्चा? Yes sir. आज मुझे बॉयज नहीं दिख रहे हैं इस क्लास में, आई मीन ओनली दीप शर्मा इज देयर इन द क्लास। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? सर मी आल्सो सर। अभिषेक। अभिषेक, यस। इनके अलावा दिव्यांश, दिव्यांश समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। तो देखिए, अब हम नेक्स्ट क्लास में हम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सेक्शन 24B करेंगे, एंड लेट मी शो यू बहुत सिंपल कैलकुलेशंस है, कुछ ज़्यादा नहीं है, और ये चैप्टर बस 1 दिन का और रहता है, उसके बाद हम अपना इसकी प्रैक्टिसेस। अच्छा, आप इनके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिसेस करना चाहेंगे क्लास में, राइट? हाउस प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स की, यस Yes sir. ठीक है। तो काफी सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं जो बुक में दिए गए हैं। मैं आई विल कम अप विद द सॉल्यूशन ऑफ दोज क्वेश्चंस फर्स्ट। जैसे ही मैं उनके सबके सॉल्यूशंस निकाल लूंगा, फिर हम उनको शेयर कर लेंगे और क्लास में उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, Okay sir. ओके, थैंक यू सो मच यू ऑल। एंड कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, यू मे आस्क, आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, feel free to ask.